Hello everyone, welcome back to our channel इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। सीधा सा मतलब है, सब लोगों को पता होगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं जब ये हो जाएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, तुम थोड़े टाइम रुको, तुम्हें इस बात का मैं जवाब दूंगा, तुम 6 महीने रुक जाओ, मेरा एक बार रिजल्ट आ गया ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। ये सब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप शांति से बिना किसी को कुछ बोले अपनी मेहनत करते रहो। फोकस सारा का सारा, किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है ना, उस गुस्से को चैनल करो सही दिशा में, उस गुस्से को चैनल करो कि भाई मुझे अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, मुझे इन लोगों को जवाब केवल और केवल अपनी पढ़ाई की सफलता से देना है। ठीक है, जो भी मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें सफल हो गया तो जाहिर सी बात है सब लोग अपने आप जलेंगे। जो लोग जलने वाले हैं वो जलेंगे और जो खुश होंगे आपकी तरक्की में वो खुश होंगे। तो किसी को भी मुंह से मौखिक जवाब नहीं देने की जरूरत, छोड़ दो सब कुछ अपनी सफलता के ऊपर। जब आपकी सफलता का शोर होगा ना तो उन सबकी नजरें अपने आप नीचे हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The jurisprudence of affirmative action has been evolving constantly. jurisprudence मतलब जो न्याय शास्त्र है, तो बोल रहे हैं affirmative action क्या हो गए कि भाई पॉजिटिव स्टेप्स जो कदम उठाए जाने हैं वो। तो जो पॉजिटिव कदम उठाए जाने का जो न्याय शास्त्र है वो लगातार इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है, आगे उसका विकास हो रहा है। From a notion of formal equality rooted in a general principle of non-discrimination, रहे हैं कि जो धारणा थी फॉर्मल इक्वालिटी की, इक्वालिटी क्या होता है, बराबरी की, तो फॉर्मली बराबरी की जो धारणा थी, जो कि जनरल प्रिंसिपल, आम धारणा, समाज के मन में थी कि भाई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इट हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर द एम इज सब्सटैंटिव इक्वालिटी। तो ये ऐसे बिंदु तक, ऐसे पहलू तक पहुंच चुकी है जहां पे उद्देश्य है कि वास्तव में जरूरी, महत्वपूर्ण या फंडामेंटल रूप से आपको बराबरी मिले। यानी कि केवल लोगों के दिमाग में न रहे कि भाई सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, एक्चुअल में कागजों पे और एक्चुअल में जहाँ पे हकीकत में प्रैक्टिकली आपको बराबरी मिलनी चाहिए वो भी आपको मिले। रिजर्वेशन is no more seen as an exception to the equality norm। बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन को हम अब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब किसी चीज को कोई एक जो चीज होती है कि हाँ भाई इसके बजाय, इसके अलावा बाकी सब इस दायरे में आते हैं, तो उसको ऐसे एक्सेप्शन के तौर पे नहीं देखा जाता इक्वालिटी नॉर्म्स के, बट एज अ डीपनिंग ऑफ आइडिया ऑफ इक्वालिटी बाय एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड अकोमोडेशन ऑफ दोज सफरिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड सोशल डिसेबिलिटीज। बल्कि अब इक्वालिटी को एक गहरे होते हुए, डीपनिंग मतलब गहरे होते हुए विचार की तरह देखा जाता है, इक्वालिटी के विचार की तरह देखा जाता है, जिसमें कि हम एम्ब्रेस करें, गले लगाएं डाइवर्सिटी को, विविधता को, और अकोमोडेट करें यानी कि एडजस्ट करें, अडेप्ट करें, किसको, उन लोगों को जो लोग ऐतिहासिक तौर पे सामाजिक रूप से वंचित वर्ग रहा है। The latest Supreme Court judgment allowing states to classify scheduled castes into groups and give preferential treatment to the weaker and more backward among them is in line with this progression। बोल रहे हैं जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये मंजूरी दे दी कि भाई आप शेड्यूल कास्ट को आगे ग्रुप्स में बांट सकते हैं, सब क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसके आधार पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो अधिक गरीब है, अधिक कमजोर है, अधिक पिछड़े हैं, उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कदम है प्रोग्रेशन की तरफ। इन लाइन विद मतलब उसके अनुरूप है, प्रोग्रेसिव विचारों के, प्रगति करने के विचारों के अनुरूप है। अब होता क्या है बेसिकली, आप ये समझो कि मान लो अलग अलग स्टेट में, अब यादव यूपी में भी है, यादव हरियाणा में भी है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यूपी में यादव जो होंगे वो हो सकता है बहुत पिछड़े रह गए होंगे, लेकिन हरियाणा के यादव हो सकता है कि बहुत हाई क्लास हो चुके हैं, हाई क्लास इन द सेंस उनकी पीढ़ियां, बहुत सारी पीढ़ियां उनकी कई सरकारी नौकरियों में है, कई अच्छे वेल ऑफ फैमिली से आती हैं, कुछ ठेकेदार बन गए, मतलब कुछ अच्छी मान लो प्रोफाइल्स पे है।
तो अब यूपी में तो यादव पिछड़े रह गए अभी भी कई सारे, लेकिन हरियाणा के यादव जो है वो नहीं है पिछड़े, वो अब स्वर्णिम में आ गए हैं। तो उनको क्रीमी लेयर में रखना चाहिए, यानी कि अब स्टेट अगर मान लो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सभी तरह के यादवों को वो दे देती है कि भाई नहीं, हर तरीके के यादव जो है वो एससी कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो फिर तो मतलब कि फायदा जो है हरियाणा के यादवों को मिलेगा। हरियाणा में हो सकता है कि यादवों की बजाय कोई और कम्युनिटी हो जो बैकवर्ड हो, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, कोई भी प्लीज अगर यादव हो तो प्लीज इस चीज को सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे लेना, क्योंकि मुझे सभी कास्ट के नाम नहीं याद है। ये जो दो कास्ट मेरे को पता है कि यूपी में भी है और हरियाणा में भी, मैंने उनका नाम ले दिया है। ठीक है। तो और कोई भी एक्स वाई जेड कास्ट हो सकती है जो और ज्यादा पीछे हो सकती है, हो सकता है उनको जरूरत हो रिजर्वेशन की। ठीक है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा, यादवों को मिले जा रहा है। तो ये चीज ना हो के सबको बराबरी का अधिकार मिले। जो लोग अब अग्रणी आगे आ चुके हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनको अब इससे बाहर करके जो ज्यादा डिजर्विंग है या ज्यादा पिछड़े हैं उनको अब इसका मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये कहना है। By a majority of 6-1, the court has rejected the idea that scheduled castes constitute a single homogeneous class and that subclassification will violate the equality rule। बोल रहे हैं 6-1 की मेजोरिटी से कोर्ट ने ये माना, रिजेक्ट किया, कि इस विचार को रिजेक्ट किया कि जो शेड्यूल कास्ट है वो सिंगल एकमात्र होमोजीनस, होमोजीनस मतलब यूनिफॉर्म क्लास बनाते हैं। क्योंकि इसके अंदर भी कई लोग इसका कई सालों से फायदा उठा चुके हैं और उनकी स्थिति बेहतर हो चुकी है। तो जिनकी स्थिति अब बेहतर हो चुकी है, लेकिन वो लोग जिनको अभी तक इसका फायदा नहीं मिला और जिनकी स्थिति बेहतर नहीं हो पाई, उनको इसका मौका मिलना चाहिए। तो इसने बोला कि वो एकमात्र मतलब सबके लिए बराबर नहीं है, और इसमें जो सब क्लासिफिकेशन है वो कोई भी बराबरी के अधिकार को वायलेट नहीं करेगी। The verdict dislodges a 2005 Constitution Bench judgment। अब ये जो फैसला आया है, ये 2005 की एक संवैधानिक बेंच का फैसला था जिसमें ईवी चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार के बीच में केस चल रहा था। उसको डिसलॉज करती है, यानी कि हटा देती है, उस फैसले को हटा देती है। दैट हैड स्ट्रक डाउन एन आंध्र प्रदेश लॉ क्लासिफाइंग शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज इनटू ग्रुप्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जिसने कि आंध्र प्रदेश में एक लॉ आया था जिसमें कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया था इस फैसले ने। उसको इसने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस फैसले को खारिज कर दिया। The court had then ruled that once the president notifies the list of scheduled castes under Article 341, Parliament alone could modify it by law। बोल रहे हैं कोर्ट ने ये भी कहा, अपने फैसले में ये भी कहा कि भाई एक बार प्रेसिडेंट जो है ये लिस्ट नोटिफाई कर दे, शेड्यूल कास्ट की आर्टिकल अंडर आर्टिकल 341 के तहत लिस्ट नोटिफाई कर दे, उसके बाद में पार्लियामेंट के पास में ये अधिकार है कि वो रूल बना के रूल को चेंज कर सकती है, लॉ बना के। ठीक है, एंड द स्टेट्स वर बार्ड फ्रॉम टिंकरिंग विद द लिस्ट। और स्टेट्स को बोला गया, बार्ड मतलब कि रोका गया कि भाई वो इस लिस्ट के साथ में टिंकरिंग मतलब छेड़छाड़ करे। तो स्टेट्स को इस लिस्ट के साथ में छेड़छाड़ करने से बाहर रखा गया। This judgment was cited by the Punjab and Haryana court while quashing a preferential sub-quota for Balmikis और मजहबी Sikhs within this scheduled caste quota। और ये जजमेंट कब कहा गया था, ये फैसला कब दिया गया था, जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वेश्चन मतलब रद्द करना, ठीक है, किसको रद्द किया, एक प्रेफरेंशियल सब कोटा दिया जाना था बाल्मीकिस और मजहबी सिख्स को शेड्यूल कास्ट के अंदर में, उसको जब रद्द किया तो उन्होंने ये बात कही कि भाई सुप्रीम प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे, पार्लियामेंट में फैसला होगा, स्टेट्स इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। When the matter came to apex court, a bench doubted the correctness of E.V. Chennaiya and referred the question to a larger bench। जब ये मैटर, ये मसला एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत के पास आया, तो वहाँ की जो जजेस की बेंच थी उसने इस मसले के सही होने पर, यानी कि ईवी चिन्नैया वाला जो केस था उसके सही होने पर उन्हें थोड़ा संदेह जताया और एक बड़ी बेंच को ये फैसला सुनाने के लिए ये सवाल भेज दिया, बड़ी बेंच के पास में केस भेज दिया।
The majority verdict is based on a clear recognition that scheduled castes do not constitute a homogeneous class. तो ये जो मेजॉरिटी बेंच का 6-1 से जो फैसला आया है वो क्लियर जाहिर तौर पे इस बात को मानता है कि शेड्यूल कास्ट में होमोजेनस क्लास नहीं है, यानी कि शेड्यूल कास्ट में सभी के सभी लोग एक ही लेवल पे नहीं है, इस बात को स्वीकार किया जाता है। अब ओबीसी के अंदर में भी क्रीमी लेयर वाला फंडा है, जिसकी तहत अभी जो आईएएस एक है पूजा खेड़कर वो फंसे हैं, वो इसी तहत फंसे हैं कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं, तो उसमें के अंदर वो ओबीसी कोटा कैसे लगा सकते हैं, राइट। तो सेम चीज एससी वालों को भी होनी चाहिए, एसटी वालों को भी होनी चाहिए, जो कई पीढ़ियों से इस चीज का फायदा उठाते आए हैं और अच्छे खासे अब अपग्रेड हो चुके हैं, उनके परिवारों को इससे हटाना चाहिए, दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए, राइट। और ये जो जब लोग आंदोलन करने चलते हैं तो उन लोगों को भी समझना चाहिए ये बात कि सब लोगों को हटाने की बात नहीं कर रही, बल्कि आप लोग जो पीछे रह गए हैं आपको ही मौका देने की बात कर रहे हैं। अंडर द प्रेसिडेंशियल लिस्ट दे हैव अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। प्रेसिडेंशियल लिस्ट के अंदर में उनके पास में संवैधानिक स्टेटस तो जरूर कॉमन है, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर आर नो डिफरेंसेस इन द एक्सटेंट ऑफ बैकवर्डनेस अमंग देम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके किस हद तक वो पिछड़े हैं उसके अंदर कोई अंतर नहीं है, अंतर है। A history of untouchability is indeed a common feature among them. मानते हैं इस बात को कि इन सभी के अंदर अनटचेबिलिटी का एक इतिहास रहा है, ये सबके अंदर कॉमन फीचर रहा है, बट देयर इज हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल एविडेंस दैट द लेवल ऑफ एडवांसमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन हमारे पास में ऐतिहासिक और एम्पेरिकल डेटा है जो ये बताता है, एम्पेरिकल मतलब होता है जो रिसर्च से पता लगाया है, यानी कि पूरा डेटा एनालिटिक्स करके पूरा रिसर्च डेवलपमेंट करके ये पता लगाया है, सबूत है कि भाई लेवल ऑफ एडवांसमेंट यूनिफॉर्म नहीं है। ये मानते हैं कि सबको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा था ऐतिहासिक तौर पे, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कुछ लोग आगे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कुछ लोग अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। States are empowered to further identify the weaker sections among scheduled castes and extend beneficial treatment. States को अब ये अधिकार दिया गया है कि भाई वो आगे अपने अपने स्टेट्स के अपने अपने राज्यों में कमजोर तबके जो हैं शेड्यूल कास्ट में उनको आइडेंटिफाई करें और उन तक ये बेनिफिट्स पहुंच जाए। 4 judges have taken the view that excluding the creamy layer among the scheduled castes from reservation benefits its necessary to give full effect to the principle that the weakest should get the benefits of affirmative action। बोल रहे हैं 4 जजेस ने ये ओपिनियन माना कि भाई क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन के फायदों से वंचित रखना, एससी में जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको रिजर्वेशन के फायदों से वंचित रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस पूरा ये जो प्रिंसिपल है, पूरा ये जो ओपिनियन है कि भाई कमज़ोर लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, उसके लिए हम एफर्मेटिव कदम उठा सके एंड नॉट बी एल्बोड आउट। एल्बो आउट मतलब बाहर निकालना, बाय दोज मोर एडवांस देन देम, बल्कि ऐसा ना हो कि जो कमज़ोर हैं उनको, जो उनसे ज़्यादा एडवांस है उनसे वो बाहर निकाल दें, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रीमी लेयर वालों को बाहर निकालो और जो कमज़ोर हैं उनको तक ये फ़ायदा करो। Applying the creamy layer concept hitherto confined to OBCs may not be easy। हो रहे हैं क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अब एससी में लगाना जो कि अभी तक ओबीसी तक सीमित था, ये इजी नहीं होगा। Justice B.R. Gavai, who writes in support of the exclusion of the better off among the SCs, जस्टिस B.R. गवई जिन्होंने सपोर्ट जताया, जिन्होंने अपना सहयोग जताया कि भाई जो बेटर ऑफ है यानी कि समृद्ध है एससीज में से उनको बाहर किया जाए, ऑल्सो नोट्स दैट क्रीमी लेयर नॉर्म्स कैन नॉट बी सेम एज दोज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ओबीसीज। उन्होंने ये बात भी कही कि क्रीमी लेयर की जो नॉर्म्स हैं, जो नियम है, वो ओबीसी में जो लिखे गए नियम हैं वही सेम नहीं हो सकते। देखो, हो सकता है, मुझे पूरा याद नहीं है, मैं एग्जाम्पल लिख के बता रही हूँ कि हो सकता है कि ओबीसी में बोला गया हो कि जिनकी 8 लाख से ऊपर इनकम है वो क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है, वो किस में आएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे। लेकिन अब एससी के लिए आप 8 लाख की इनकम का कैप नहीं लगा सकते। हो सकता है एससी के लिए आप 5 लाख इनकम कर दो, 4 लाख इनकम कर दो कि जिनकी 4 लाख से ज्यादा इनकम है वो क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। तो कैपिंग अलग हो सकती है, सेम प्रोसीजर तो फॉलो नहीं होगा ना।
ठीक है। The exclusion of the more advanced sections among Dalits was not an issue before the bench. बोल रहे हैं कि जो दलित्स में ज़्यादा एडवांस तबके हैं उनको एक्सक्लूड करना इस बेंच के सामने कोई इशू नहीं था। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो दलित्स में भी अगर ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं उनको भी आप बाहर निकालो। एंड द ओपिनियंस मे बी नॉन बाइंडिंग एज ऑफ नाउ। और जो भी उनका ये ओपिनियन है वो ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी है, वो उनका उनने एक फैसला सुनाया है, सरकार अब इसके अकॉर्डिंगली काम करेगी। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि दलित्स में जो एडवांस है उनको बाहर निकाला ही जाए या हर एक एडवांस को बाहर निकाला ही जाए, वो स्टेट सब रिसर्च करेंगे। इसी के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड की जा रही है। जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है उसका मतलब ये नहीं है कि आपका मंगलसूत्र उतार के किसी और को दे देंगे या हमारी महिलाओं का मंगलसूत्र उतार के किसी और को दे देंगे। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीधे तौर पे ये होता है कि जो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनको मौका दिया जाए आगे आने का। ऐसा ना हो कि गरीब और गरीब बनता जाए, अमीर और अमीर बनता जाए। ठीक है, तो मौका उनको भी मिले बराबरी का। ये है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, मंगलसूत्र उतार के किसी और को देने का मतलब नहीं है। ठीक है। वाइल एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर में हैपन समडे, हो रहे हैं हालांकि हो सकता है कि क्रीमी लेयर को बाहर करना किसी ना किसी दिन हो जाए। द फोकस शुड बी ऑन मार्जिनलाइज्ड अमंग दलित्स गेटिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इस वक्त ज़्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि दलित्स में जो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है यानी कि ज़्यादा वंचित है उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेशन मिले, उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में रिजर्वेशन का फायदा मिले। ठीक है, ये मकसद है, उद्देश्य ये है। उद्देश्य आपसे रिजर्वेशन लेना नहीं है। अगर कोई भी SC ST वर्ग के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप सब इस बात को समझिए, अपने पेरेंट्स को भी समझाइए कि इस बात का उद्देश्य ये नहीं है कि आपसे रिजर्वेशन ले लिया जाए, लेकिन उद्देश्य ये है कि जो आप लोगों को अभी तक मौके नहीं मिले वो आप तक पहुंचे जाए। आपके समाज के कुछ लोग जो इस चीज का बार बार फायदा उठा के बहुत आगे निकल चुके हैं, वही बार बार इसका बेनिफिट ना उठाते रहे, आपको भी सबको बराबरी का मौका मिले। ठीक है, ये उद्देश्य है। चलिए, आई एम सॉरी अगर मेरी टोन आपको भारी लग रही होगी, तो आई एम हैविंग कोल्ड और मुझे मेरे कानों में मेरी आवाज इको हो रही है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आप तक कितनी वॉल्यूम पहुंच रही है। ओके, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? तो पैसेज में बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको एनालाइज किया गया है ना, उसके बारे में कुछ बातें बताई गई। तो एनालिटिकल है, सपोर्टिव भी है, जाहिर सी बात है राइटर बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही फैसला है, और वो भी एग्री करते हैं इस बात को कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इसमें भी कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ये वो अग्री करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्रिटिकल और नेगेटिव नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक एंड अपलिफ्टिंग नहीं है, सरकास्टिक और डिसमिसिव नहीं है। ऑप्शन ए एनालिटिकल एंड सपोर्टिव इज करेक्ट। What can be inferred from the passage regarding the Supreme Court's evolving approach to affirmative action? बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बदलता हुआ अप्रोच है अफर्मेटिव एक्शंस यानी कि पॉजिटिव एक्शंस की तरफ, उसके बारे में हम पैसेज से क्या समझ सकते हैं, क्या जानकारी हमें मिलती है? Supreme Court believes that affirmative action is no longer necessary for scheduled caste. ऐसा नहीं है, अभी भी हमें पॉजिटिव कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। The Supreme Court supports a dynamic interpretation of equality that allows for sub classification within scheduled caste. बिल्कुल करेक्ट है, वो लोग थोड़ा चेंज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया सब क्लासिफिकेशन आप ज़रूर कीजिए शेड्यूल कास्ट के अंदर में, और उन्हें स्टेट्स को भी अधिकार दिया है कि आप अपनी लिस्ट बताइए। ठीक है, so option B is correct. The Supreme Court's recent decision to allow states to subclassify scheduled castes is primarily aimed at achieving dash. बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट फैसला आया है कि भाई उनने स्टेट्स को अधिकार दे दिया कि आप शेड्यूल कास्ट को सब क्लासिफाई करो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अचीव करना। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ढांचागत इक्वालिटी जो है उसको एड्रेस किया जाए, जो स्पेसिफिक कुछ लोगों की नीड्स, एडवांस ग्रुप्स जो है वो उनको सब फायदे मिलने के बजाय जो ज्यादा इस वक्त पिछड़े हैं उनको फायदा मिले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फॉर्मल इक्वालिटी बाय ट्रीटिंग ऑल शेड्यूल्ड कास्ट एज अ सिंगल क्लास, तो इनकरेक्ट है, सिंगल क्लास के लिए ही उन्होंने मना किया कि यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे। प्रोसीजरल फेयरनेस इन द नोटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इनकरेक्ट है।
substantive equality by addressing the specific needs of the least advanced groups within schedule caste। बिल्कुल करेक्ट है, बराबरी का अधिकार मिले जो सबसे कम एडवांस्ड ग्रुप्स है शेड्यूल कास्ट में उनको अपॉर्चुनिटीज देकर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main reason given in the passage for excluding the creamy layer? बोल रहे हैं क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने का, बाहर रखने का शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में से, रिजर्वेशन बेनिफिट्स में से क्या तर्क दिया गया? तो तर्क ये दिया कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, जो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो बेहतर हो चुके हैं उसको इससे बाहर करना चाहिए। जाहिर सी बात है, देखो रिजर्वेशन दिया गया था कि उस समय पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसीज थे, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी। उसके बेसिस पे वो मार्जिनलाइज थे, उन वो जो अपर क्लास कैटेगरीज के लोग थे या जिनको अनरिजर्व्ड बोलते हैं उस क्लास के लोग थे, उनके संसाधनों के साथ में वो लोग अपने लिमिटेड संसाधनों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब आप खुद समझो कि एक एससी क्लास में एक ए बंदा है, एक बी कैटेगरी है, एक सी है। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन करते हैं। ये ए वाला, इसके दादाजी भी अच्छे खासे सरकारी नौकरी वाले थे, इसके पापा भी अच्छे खासे सरकारी नौकरी वाले थे। तो इन दोनों ने जो रिसोर्सेज इकट्ठे करे वो इसको मिलेंगे ना सारे रिसोर्सेज। तो अब ये, और एक मान लो ये सी बंदा है, इसके खानदान में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं था, सब दिहाड़ी मजदूरी करके खेती बाड़ी करके काम कर रहे हैं। ये इन लोगों के संसाधनों के साथ में कैसे compete करेगा? रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य तो यही था ना कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। तो जब इसके अंदर भी एक तबका है जो ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है, उसको बार बार बेनिफिट मिल रहा है, और एक है जो अभी तक उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाया, तो अब उसको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, ट्रीट ऑल एससीज एज होमोजेनस क्लास इनकरेक्ट है। उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि सभी लोग होमोजेनस नहीं है। ठीक है, टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स रीच द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड वीकेस्ट सेक्शंस विद इन एससीज, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। In the context of passage, what is the antonym of marginalized? Marginalized का antonym क्या होगा? Marginalized का मतलब है पिछड़ा, ठीक है, जो पीछे रह गया है, राइट? तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वो जिसके पास में अधिकार रहा, जो जो ताकतवर है। एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब वंचित, जो पीछे रह गया है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रित, जो जिसके ऊपर सबका फोकस रहा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एम्पावर्ड, एम्पावर्ड मतलब जिसके पास में पावर रही, जो इम्पोर्टेंट रहा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड मतलब जिसको नजरअंदाज किया गया, सो ऑप्शन सी एम्पावर्ड इज करेक्ट। ईडियम बताना है गिवन सिचुएशन के ऊपर। गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी। गीतिका अपनी नई मूवी के बारे में बहुत बातें करती थी, ठीक है, बहुत कि बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एकदम नया कंसेप्ट है। जैसे कि हर एक एक्टर एक्ट्रेस आते हैं जब प्रमोशन के लिए तो बोलते हैं, फिर कई मूवीज जब फ्लॉप हो जाती है तो क्या हो जाती है? धुआं हो गई, सारी बड़ी बातें क्या हो गई? धुआं हो गई। हाउएवर इट केम टू नथिंग इन द थिएटर्स, यानी कि वो धुआं हो गई। ठीक है, हवाई बातें हो गई। टू गिव द डेविल हिज ड्यूज, इसका मतलब होता है बुरे में भी अच्छाई देखना। टू गेट इन टू हॉट वाटर यानी कि मुश्किल में पड़ जाना। टू डिग द ग्रेव यानी कि अपनी कब्र खोद लेना। टू एंड इन स्मोक यानी कि धुआं हो जाना, यानी कि बिल्कुल खराब हो जाना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली, इसमें अप्रोप्रिएट इडियम बताना है। जब आप अपनी क्लासेस को बहुत ध्यान से बोलते हो तो उसको बोलते हैं बी ऑल ईयर्स, यानी कि सारा फोकस आपका एक ही तरफ है। इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है किसी चीज के अनुसार। बाय ब्लेजिंग अ ट्रेल, कि किसी नई दिशा की तरफ मुड़ जाना, किसी नई दिशा की तरफ, नई प्रगति की तरफ चलना। बाय लूजिंग इन क्लाउड, इसका मतलब होता है कंफ्यूज या पजल हो जाना। बी ऑल ईयर्स यानी कि बहुत ध्यान से सुनना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट चूज करना है जिसमें सभी स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। देखो ऑल दो की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। द बुक वॉज डिफिकल्ट टू रीड, आई परसिस्टेड, एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, TULL। ठीक है, अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स आइडियाज, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ऑल्दो द बुक वॉज डिफिकल्ट टू रीड, आई persisted
and eventually understood the complex ideas. B correct है. Although the book was difficult to read, I persisted and eventually understood the complex ideas. Eventually की spelling incorrect है. Although the book was difficult to read, I persisted की spelling incorrect है. Eventually understood the complex ideas. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है जिसमें सारे स्पेलिंग करेक्ट है. ठीक है. एंटोनिम यहाँ पे फिट करना है. द फ्रेंडली डॉग, फ्रेंडली का एंटोनिम क्या हो जाता है? हॉस्टाइल. वेट इट्स टेल. जब दो जब डॉग्स बड़े खुश होते हैं तो अपनी टेल को इधर उधर घुमाते हैं ना, जिगजैग मोशन में घुमाने लग जाते हैं. आप उनको प्यार से विसल बजाओ या प्यार से उनका नाम लेके बुलाओ तो वह आपके सामने आके अपनी पूंछ हिलाने लग जाएंगे. राइट. दैट मीन्स वो फ्रेंडली था. तो वाइल द डैश कैट हिस्ड, लेकिन जब कैट थी वो क्या थी? हॉस्टाइल थी और वो हिस करने लगी. कैट हिस करती है मतलब कि वो गुस्सा दिखा रही होती है. लविंग, लविंग मतलब प्यार करने वाला, प्रेम पूर्वक. वेलकमिंग मतलब स्वागतपूर्ण. अफेक्शनेट मतलब स्नेहपूर्ण. और हॉस्टाइल मतलब कि शत्रुता वाला. सो ऑप्शन डी, हॉस्टाइल इज द एंटोनिम फॉर फ्रेंडली. His brother needed some urgent help at that moment. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. His brother, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. नीड, नीडेड क्या है? हमारा वर्ब है. क्या चाहिए था? सम अर्जेंट हेल्प. ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. एट दैट मोमेंट, तो उस समय पे चाहिए थी. एट क्या है? हमारा प्रिपोजिशन. और उस समय पे उसको मदद चाहिए थी. तो सम अर्जेंट हेल्प क्या हो जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा. सम अर्जेंट हेल्प किसके द्वारा चाहिए थी? वॉज नीडेड बाय हिज ब्रदर एट दैट मोमेंट. तो सम अर्जेंट हेल्प वॉज नीडेड बाय हिज ब्रदर एट दैट मोमेंट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. कुड यू प्लीज टेल मी विच लैंग्वेजेस यू आर फ्लुएंट इन? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन सी भाषाओं में फ्लुएंट हो? ठीक है. इसकी बजाय आप बोलेंगे कि कौन सी भाषाएं तुम फ्लुएंटली बोल सकते हो. ठीक है. यू मे बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग, यू स्पीक फ्लुएंटली, यू फ्लुएंटली स्पीकिंग, यू हैव बीन फ्लुएंट इन स्पीकिंग. तो बोल रहे हैं कि तुम जो अच्छे से बोल सकते हो, जो तुम अच्छे से बोल सकते हो उनके बारे में बताना है ना. तो यहाँ पे यू स्पीक फ्लुएंटली जो है ऑप्शन बी करेक्ट है. वो पूरा क्लैरिटी दे रहा है स्टेटमेंट की कि वो कौन सी भाषाएं बोल सकता है उसके बारे में पूछ रहा है व्यक्ति. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. A person who lives a secluded or solitary life, often for religious reasons. ऐसा कोई व्यक्ति जो धार्मिक कारणों से एकांतवास में रह रहा हो उसको क्या बोलेंगे? मंक. एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब बहुत ही ज्यादा मुखर कोई व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा खुला है. शोवनिस्ट, शोवनिस्ट मतलब जो अंधराष्ट्रवादी लोग होते हैं. मॉन्क, मंक भी बोलते हैं, मॉन्क भी बोलते हैं. मंक वो व्यक्ति जो साधु संन्यासी होता है, जो एकांतवास करता है. हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति के ये भ्रम रहता है कि उसको कोई ना कोई बीमारी है, जबकि उसको होती नहीं है पर उसको हमेशा लगता है. आप अपनी कोई बीमारी बताओ, अरे मुझे भी यही सिम्टम्स है, मुझे शायद यही हो गया, फिर चल जाता है वो टेस्ट कराने. फिर आप अपने किसी रिश्तेदार का बताओ कि मेरे फलाने फलाने रिश्तेदार को ऐसा हो गया, अरे मुझे भी यही सिम्टम्स है, पक्का मेरे को यही बीमारी होगी, फिर चला जाता है टेस्ट करवाने. तो यहाँ पे ऑप्शन सी मांग इज करेक्ट. एक्लिमेटाइज, इसका एंटोनिम बताना है. तो सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए. मतलब क्या है इसका? बहुत ही ज्यादा किसी चीज के अडेप्ट होना, यानी कि किसी चीज को आप डेली, जैसे कि जो शिमला में लोग रहते हैं वो डेली अकस्टम्ड हो चुके हैं आधे घंटे बाद बारिश, आधे घंटे बाद धूप देखने के, बार बार कपड़े सूखने डालना है, बार बार कपड़े उठाना है, ये काम करने के वो बहुत ज्यादा अकस्टम्ड हो चुके हैं. तो एक्लिमेटाइज मतलब कि अकस्टम हो जाना, किसी चीज में अडेप्ट हो जाना. राइट. इसका एंटोनिम क्या होगा? डिसअरेंज, डिसअरेंज मतलब अव्यवस्थित फील करना. प्रायोरिटाइज मतलब किसी चीज को प्राथमिकता देना. प्लाकेट मतलब शांत करना. और डीक्रिमिनलाइज यानी कि अपराध की श्रेणी से बाहर रखना. तो यहाँ पे डिसअरेंज, अगर आप जाओगे शिमला में और आपको ये मौसम देखने मिलेगा तो आप क्या होगे? अव्यवस्थित फील करोगे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. हैव टू डील विद, डील करना पड़ेगा. अबाउट द टेरिबल ट्रैफिक, टेरिबल ट्रैफिक के बारे में, बहुत ही बुरे ट्रैफिक के बारे में.
ऑन हिज वे टू वर्क, अपने काम पे जाते वक्त, निश्चित बिगिंस थिंकिंग, निश्चित सोचने लगा, ही विल श्योरली, उसको जरूर, यकीनन, तो निश्चित सोचने लगा, किस बारे में सोचने लगा, निश्चित का इंट्रोडक्शन है, किस बारे में सोचने लगा, अबाउट, थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट बोलते ना, तो थिंकिंग अबाउट, यानी कि डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और बी सेकंड, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें सी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें ई फर्स्ट स्टेटमेंट है, बचा क्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो निशित begins thinking about the terrible traffic he will surely have to deal with on his way to work. So arrangement क्या बन रहा है, D B E A C, option C is correct. When I reached the marketplace, the coconuts was already sold. Coconuts है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में was कैसे आएगा, क्या आएगा, were, ठीक है। तो आर ऑलरेडी सोल्ड, जब वो पहुंचा तब वो सोल्ड हो चुके थे, तो पास्ट की घटना हो गई ना, तो आर ऑलरेडी कैसे आ जाएगा, हैव ऑलरेडी सोल्ड, सेल इनकरेक्ट है, इज ऑलरेडी सोल्ड नहीं होगा, वर ऑलरेडी सोल्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि जब वो मार्केट पहुंचा तो उसने देखा कि सारे कोकोनट्स ऑलरेडी बिक चुके थे। Gandhi's approach, while effective in mobilizing large segments of Indian society, was criticized by some for being passive and overly accommodating. Accommodating का हमें एंटोनिम बताना है। यहाँ पे महात्मा गांधी का जो तरीका था, अप्रोच था, बोल रहे हैं कि हालांकि उससे बहुत बड़े समाज के दबके, बहुत बड़े समाज के टुकड़े जो है, इंडियन समाज के टुकड़े जो है, हिस्से जो है, वो मोबिलाइज हो जाते थे, वो एकदम सक्रिय हो जाते थे, लेकिन इसको अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये बहुत ही पैसिव है, पैसिव यानी कि निष्क्रिय है, यानी कि एकदम एक्टिव अप्रोच नहीं है, इसका रिजल्ट धीरे मिलेगा, और ओवरली अकोमोडेटिंग है। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है जिसमें आप सब लोगों को शामिल कर ले, ठीक है, सब लोग इसके अंदर अपने आप का लिए रास्ता ढूंढ पाए, तो वैसा है, बहुत ही ज्यादा अकोमोडेटिंग है, यानी कि सबके लिए इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि देखो, बेशक हम अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, लेकिन हम अपनी जात पात से आजादी नहीं चाहते थे, ठीक है। तो वो इसमें जो हमारा जात पात वाला सिस्टम था, उसको भी सहारा मिल जाता, तो इससे कई लोग इससे क्रिटिसाइज भी करते थे, ठीक है। रिकनसाइलिंग, रिकनसाइलिंग मतलब दोबारा से मिल जाना किसी के साथ में, मम्मी पापा की लड़ाई होगी, फिर थोड़ी देर बाद उनने एक दूसरे को सॉरी बोल के रिकनसाइल कर लिया, यानी कि दोबारा से वो बात करने लगे। स्ट्रेनियस, स्ट्रेनियस मतलब किसी चीज के ऊपर जोर देना या फिर बहुत ज्यादा सक्रिय होना। डिसऑब्लाइजिंग, डिसऑब्लाइजिंग मतलब किसी को बहुत ही अनहेल्पफुल है या सबके पक्ष में नहीं है, तो अकोमोडेटिंग मतलब सबकी हेल्प हो जाएगी, और डिसऑब्लाइजिंग मतलब किसी की मदद नहीं होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंटोनिम। ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है एकदम खुशी, संतुष्टि, तो यहाँ पे ऑप्शन सी डिसऑब्लाइजिंग इज करेक्ट। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का सिनोनिम बताना है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, ठीक है। एंशियस, एंशियस का मतलब होता है बहुत ही चिंताजनक, चिंतित। डिलेमा, डिलेमा मतलब असमंजस में फंस जाना। फियर्स मतलब उग्र, और पीसफुल मतलब शांत, तो ट्रैंक्विल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पीसफुल। द यंग पायरेट इज मोर क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप। क्लेवर, क्लेवरर, ठीक है, ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, राइट। जो ये है कंपैरेटिव डिग्री और ये है सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बोल रहे हैं, तो क्लेवरर जब ऑलरेडी वर्ड है तो हमें मोर लगाने की क्या जरूरत है, पता चल रहा है ना, क्लेवरर खुद ही बता रहा है कि वो उससे ज्यादा क्लेवर है, तो मोर यहाँ पे नहीं आएगा। द यंग पायरेट इज क्लेवरर टू नहीं आएगा, क्लेवरर दैन द कैप्टन ऑफ द शिप, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। In course by time, he was wise enough to realize the mistakes of his past life. बोल रहे हैं समय के चक्र में वो बहुत ही समझदार रहा, सूझबूझ वाला रहा, कि उसने एहसास कर लिया, रियलाइज कर लिया कि उसके पिछले जीवन में क्या क्या गलतियां करी। तो कोर्स बाय टाइम नहीं होता, कोर्स ऑफ टाइम होता है, इन कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। करेक्ट जो फ्रैगमेंट है वो बनता है इन कोर्स ऑफ टाइम। सो ऑप्शन ए में एरर है, बाय की जगह क्या आएगा, ऑफ टाइम।
द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की स्टडी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट है करेंसी, सिक्कों को करेंसी बोलते हैं, ठीक है, मुद्रा को करेंसी बोलते हैं। मिंटिंग, जिस जिस प्रक्रिया से सिक्के बनाए जाते हैं, करेंसी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं मिंटिंग। न्यूमिस्मैटिक्स जो है वो होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। बार्टर होता है लेन देन वाला सिस्टम, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डेनियल टॉक्स टू पीपल अबाउट द राइट टू लाइफ। डेनियल लोगों से जीवन के अधिकार के बारे में बात करता है। ही सेज वी हैव द राइट टू लिव इन फ्रीडम एंड इन सेफ्टी। वो कहता है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम आज़ादी से जिए, सेफली जिए। बट द पीपल डू नॉट अग्री, माने उसके साथ सहमत नहीं होते। बट बोल रहे हैं तो यानी कि उसका नेगेटिव बोल रहे हैं, अग्री नहीं हो गए। एंड दे से दैट वॉर इज अ बिग डील, कि वॉर एक बहुत बड़ी बात है। एंड इट इज नॉट अप टू अस नॉर अप टू द गवर्नमेंट, और ये ना हमारे हाथ में है ना हमारी सरकारों के हाथ में है। द गवर्नमेंट नोज वॉट टू डू एंड ओनली द गवर्नमेंट कैन डिसाइड। सरकार को पता है क्या करना है और केवल वही डिसाइड करते हैं, डिसाइड वॉट इज बेस्ट। तो वॉट इज बेस्ट होएगा कि क्या सबसे सही है, वही डिसाइड करेंगे। एंड इफ द गवर्नमेंट सेज दैट देयर मस्ट बी वॉर, और अगर सरकार कहती है कि अब युद्ध जरूरी है, देन इट मस्ट बी सो। तो जाहिर सी बात है कि यही सच होगा, जो सरकार ने बोला वही सच होगा। Daniel does not accept this and asks if there is a better solution. डेनियल इस बात से अग्री नहीं करता, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता, और वो पूछता है कि क्या इसका और बेहतर सोल्यूशन कोई हो सकता है। एज ऑल वॉर्स एंड विद अग्रीमेंट, क्योंकि सभी वॉर्स का अंत क्या होता है, एक अग्रीमेंट साइन होता है सबके बीच में। तो क्या हम युद्ध लड़ने से पहले ही वो अग्रीमेंट नहीं साइन कर सकते? कांट वी डू द अग्रीमेंट्स विदाउट द फाइटिंग? कांट द गवर्नमेंट सॉल्व दिस डैश, क्या सरकारें इसको सॉल्व नहीं कर सकती? इजंट दैट द रीजन वी हैव अ गवर्नमेंट, क्या यही कारण नहीं है जिसकी वजह से हमने सरकार जगह बनाई है? सरकार का उद्देश्य क्या है? लोगों को प्रोटेक्ट करना, यही उद्देश्य है। ही डिसाइड्स टू डैश टू पीपल इन हिज गवर्नमेंट, उसने डिसाइड किया कि वो बात करेगा, टॉक टू पीपल इन हिज गवर्नमेंट, अपनी सरकार के लोगों से बात करेगा। He decides to write them and let them know what he thinks. उसने डिसाइड किया कि उनको चिट्ठी लिखेगा और उनको बताएगा कि उसका ओपिनियन क्या है। He knows one opinion does not matter much. उसको पता है कि मेरे अकेले के कुछ भी कहने से कुछ ज्यादा तो होगा नहीं, उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं अकेला व्यक्ति क्या सोच रहा हूँ। But he also knows that if everyone in his own country and on the other side would do this, there will dash be no more wars. बोल रहे हैं लेकिन उसको ये भी बात पता है कि मेरे अकेले से करने से नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे देश का हर एक व्यक्ति और दूसरे देश का हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सरकारों को ये चिट्ठियां लिखे, उनको अपना ओपिनियन बताए, तो देयर विल श्योरली बी नो वॉर्स, तो जाहिर तौर पे कोई भी युद्ध होगा ही नहीं। He says we have the right to live in freedom and in safety, but the people do not grant. Grant मतलब सहमत होना, प्रदान करना कुछ चीज। agree मतलब सहमत होना। consent मतलब सहमति देना। announce मतलब घोषणा करना। तो यहाँ पे agreement की बात कर रहे हैं, सहमत होने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The government knows what to do and only the government can decide dash is best. What is best? क्या सही है? When is best? कब सही है? Where is best? कहाँ सही है? How is best? कैसे सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए what is best कि क्या सही है केवल सरकार ही सोच सकती है। Can't the government solve this dash? क्या सरकार इसको पीसफुली यानी कि शांति से ना नहीं सॉल्व कर सकती? डिसरप्टिवली मतलब होता है तबाही के तौर पे, किसी चीज को डिस्टर्ब करके। कंपल्सरीली मतलब जाहिर तौर पे। मैंडेटरी नेसेसरीली इसको सॉल्व नहीं कर सकती। एक्सटिंगिंगली मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पीसफुली इज करेक्ट। He decides to dash to people in his government. Speak to उनसे बात करना। चैट भी मतलब बातचीत ही होता है, लेकिन जब हम इतनी फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो उसमें स्पीक आएगा। डिक्लेयर घोषणा करना। ब्लैबर मतलब कुछ बड़बड़ाना। तो या तो चैट या स्पीक, लेकिन वो फॉर्मल बात कर रहे हैं तो स्पीक आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्पीक इज करेक्ट। He knows one opinion does not matter much, but he also knows that if everyone in his own country and on the other side would do this, there will dash be no more wars. Doubtlessly, बिना किसी संदेह के, certainly,
वैबली मतलब होता है इंस्टेबिलिटी। एब्सर्डली मतलब अनरीजनेबल तरीके से, और प्रोबेबली मतलब शायद ही कोई युद्ध होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।